हेलो बच्चों। तो आज हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं FT5 RMG4 कोड डी की केमिस्ट्री पोर्शन का डिस्कशन करना है अपन को, जिसके टॉपिक हैं ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, विलियन सॉल्यूशन, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन और कार्बनिक रसायन, कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीकें बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स। देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 51 है, आउट ऑफ गिवन कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल वन इज। देखिएगा, अगर इन तीनों का कंपैरिजन इसके साथ करें, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा। डबल बॉन्डेड कार्बन की बात करें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड कार्बन, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होती है, लेस स्टेबल में आएगा। इन तीनों में जब अपन कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर बेटा जो तीसरा एग्जाम्पल है 2 डिग्री कार्बोकेटायन का केस है, और इसके अंदर ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ज्यादा अल्फा CH है, ज्यादा अल्फा CH होंगे तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगी, इसकी स्टेबिलिटी इनमें से सबसे ज्यादा हो जाएगी। अरेंज द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है। देखिएगा बेटा, फर्स्ट वाला जो केस है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ये वाला सिर्फ CH3 रेडिकल आपके पास में यहाँ पर देखा जाए तो इसमें फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी आनी है बाय द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, यहाँ स्टेबिलिटी मिलनी है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बेटा रेजोनेंस भी है और साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, तो फोर्थ वाला जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद में रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेंट रहेगा, फर्स्ट वाली कैटेगरी आएगी। इन दोनों में देखा जाए सेकंड और थर्ड में, तो यहाँ पर बेटा ये जो सिचुएशन है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से सेकंड वाले की स्टेबिलिटी थर्ड वाले से ज्यादा होगी। आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, P2O5 रिएक्शन कर रहा है, एमाइड को किस में बदलेगा? साइनाइड में डिहाइड्रेशन करते हुए। बोला गया है कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है चेंज होकर किस से किस में कन्वर्ट हुआ, तो देखिएगा CH3 COONH2 है, यहां कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या था बेटे? sp। और जब ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N में कन्वर्ट हुआ, 2 ही सिग्मा बॉन्ड कार्बन बना पा रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp। तो आंसर हो जाएगा sp2 से sp। IUPAC नेम बेटा पहचानिए, ये आपके पास में गिवन स्पीसीज एक एस्टर है, और एस्टर का IUPAC नाम क्या रहता है? एल्किल एल्केनोएट। जहां पर एल्किल ग्रुप जो O से जुड़ा हुआ है उसे आप एल्किल ग्रुप बोल देते हो, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? एथिल। और एक कार्बन का ही O8 है तो मेथेनोएट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? एथिल मेथेनोएट। Which of the following intermediates undergoes rearrangement? देखिए बेटा, रीअरेंजमेंट जो है कौन सा मध्यवर्ती रीअरेंजमेंट देगा, पुनर्विन्यास देगा? कार्बोकेटायन में नेचर होती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं, CH3 CH2 और CH2 ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है जिसमें 2 अल्फा CH है, जहां से आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी। अगर इसमें से बेटा मैं यहां पर एक H को शिफ्ट करवा दूं, समझना ये H था, अगर मैं इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूं रीअरेंजमेंट करवाते हुए, तो क्या स्थिति बननी है? CH3, यहां CH पे प्लस आ जाना है और यहां हो जाना है CH3। पहचानिए यहां पर क्या 6 अल्फा CH है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होंगी तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी बेटा। इसलिए 1 डिग्री से 2 डिग्री में शिफ्ट होगा, रीअरेंजमेंट होगा, और ये प्रॉपर्टी किस में होती है? कार्बोकेटायन में। लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर देखा जाए यहां पर ये OH है बेटा, जो न्यूट्रल स्पीसीज है उसकी स्टेबिलिटी इन चार्ज स्पीसीज से आप ज्यादा कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यहां देखिए बेटा इसमें
आपके पास में स्ट्रक्चर के बीच की कैटेगरी की मैं बात करूं, 1 2 3 4 5 की कैटेगरी आ रही है, यहाँ 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3, तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो गई है। अब यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड तो सेम है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक कॉन्सेप्ट इसके बाद आता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है जबकि इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी तीसरे की होगी एज कंपेयर टू फोर्थ। तो मिनिमम स्टेबल में कौन सा आएगा? फोर्थ वाला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज इज नॉट डिलोकलाइज्ड? किसमें पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज नहीं हो रहा? ध्यान देना, ये जो स्पीसीज है पहला एग्जांपल, इसी के अंदर ये विद इन रिंग तो रेजोनेंस होगा, लेकिन ये बाहर की तरफ शिफ्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि बेटा नाइट्रोजन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स जो हैं वो ही अवेलेबल नहीं है। शिफ्ट करेगा कैसे? पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल होना तो चाहिए ना। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का सदस्य है और सेकंड पीरियड के मेंबर मैक्सिमम 4 वैलेंसी शो कर सकता है और ऑलरेडी इसकी 4 वैलेंसी हो रखी है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो पहले एग्जांपल में ही शिफ्ट नहीं करेगा। दूसरे में इजीली शिफ्ट करना है, यहां भी इजीली शिफ्ट करेगा और इसमें ये लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये आसानी से शिफ्ट कर जाएगा बेटा। ये लोन पेयर इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज आगे चला जाएगा। CCl बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती चली जाएगी। यहां पर Cl जो है बेटा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट यहां पर करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएंगे। यहां कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई डबल बॉन्ड करैक्टर नहीं होगा। इसमें देखो Cl जो है वो डायरेक्ट रिंग से अटैच नहीं है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहां पर भी बेटा देखा जाए तो Cl, भाई अगर कार्बन डबल कार्बन फिर Cl होता तब रेजोनेंस करवाते ना, यहां भी अगले कार्बन पे, इसमें भी कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो ओवरऑल आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, क्योंकि इसमें CCl के बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर अवेलेबल है। मोस्ट स्टेबल कार्ब एनायनिज, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा बेटा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और साथ में अगर स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस हो रहा है तो और भी बेहतर होगा। अब यहां पर देखो बेटा इसमें भी रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी आ रही है और पहचानिए रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी इसमें भी आ रही है, लेकिन ज्यादा प्रॉपर स्टेबिलिटी किस में गेन करेगा बच्चे? तीसरे वाले एग्जांपल में, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, भाई यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन है जबकि इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा विड्रॉ कर पाएगा, माइनस चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा। मोस्ट इफेक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन कि अति संयुग्मन सबसे ज्यादा किसमें? यहां देखें तो बेटा 3 अल्फा CH अवेलेबल है आपके पास में हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, ये वाले। इसमें देखिए तो 2 अल्फा CH अवेलेबल है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, यहां 1 अल्फा CH अवेलेबल है जबकि यहां तो एक भी नहीं है बेटा। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कौन से में मिलेगा? फर्स्ट में। 2 पेंटाइन एंड 1 3 पेंटाडाइइन आर, भाई 5 कार्बन की चेन आपने बनाई, सेकंड पोजीशन पे आइन ग्रुप लगा दिया, दूसरी वापस से आपने 5 कार्बन की चेन बनाई और 1 पे और साथ में 3 पे, ठीक है, तो कार्बन की संख्या सेम है। हाइड्रोजन की संख्या भी डायरेक्ट आप इमेजिन कर सकते हैं, यहां भी 2 पाई बॉन्ड है और यहां भी 2 पाई बॉन्ड है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो दोनों में सेम ही रहना है, यानी हाइड्रोजन की संख्या भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बेटा। लेकिन अगर देखा जाए तो यहां पर इसमें डाइइन फंक्शनल ग्रुप है जबकि इसमें एल्काइन है, तो यहां पर दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट आ गए, आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमर्स। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेंडली इक्वेशन क्या स्थिति थी बेटा? x बाई एम बराबर के पी की पावर 1/n, जहां 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाना है इसमें? आपका फर्स्ट आंसर ही हो जाएगा x बाई एम बराबर के पी की पावर 1/n।
एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस कैटालाइसिस, अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो तो वो हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल होता है। ये दोनों गैसियस है, जबकि आयरन जो कैटलिस्ट है यहाँ पर, मोलिब्डेनम तो प्रमोटर है, ये सॉलिड होता है, तो हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल पहला ही हो गया आपका। ये भी गैसियस है और बेटा NO खुद भी गैसियस होता है। ये बेटा लिक्विड फेज में है और ये एक्वस लेंगे तो भी फिजिकल स्टेट तो सेम ही रहनी है, और इसे एक्वस लोगे तो भी फिजिकल स्टेट सेम रहनी है। भाई यहाँ पर गैसियस गैसियस हो गई, इसमें सारी फेज लिक्विड में एक्वस कंडीशन में भी फिजिकल स्टेट सेम रहती है, एक्वस में लिक्विड में फिजिकल स्टेट सेम रहती है, तो फिजिकल स्टेट जब सेम आ गई तो होमोजीनस होगा, जबकि पहला वाला हेट्रोजीनस है। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज, देखिए बेटा स्टार्च को माल्टोज में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? डायस्टेज एंजाइम कन्वर्ट करता है। भाई इन्वर्टेज एंजाइम तो क्या करता है बेटा? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है, जबकि स्टार्च को माल्टोज में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करेगा? डायस्टेज कन्वर्ट करेगा। जेमस्टोन किसका एग्जाम्पल है बेटा? सॉलिड इन सॉलिड। भाई सीधा एनसीईआरटी में गिवन है, याद रखना होगा आपको। कोलोइडल सॉल्यूशन का टाइप है सॉलिड इन सॉलिड, का एग्जाम्पल है जेल स्टोन। पॉजिटिव चार्ज सोल कौन सा है इसमें से? देखिए गोल्ड सोल, मेटल के सोल नेगेटिव चार्ज होते हैं, चारकोल भी नेगेटिव चार्ज सोल है, आर्सेनिक सल्फाइड भी नेगेटिव चार्ज सोल है। लेकिन अगर मेटल का ऑक्साइड हो या हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड हो, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज सोल में काउंट किए जाते हैं बच्चे। Which of the following ion has the highest flocculating power? Flocculating power मतलब कोगुलेटिंग पावर। किसको कोगुलेट करना है? पॉजिटिव चार्ज को। बेटा पॉजिटिव चार्ज को सबसे ज्यादा कोगुलेट वो करेगा जिस पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, अकॉर्डिंग टू हार्डी एंड सुलजे रूल। तो यहां पर सबसे ज्यादा पावर किसकी होनी है बेटा? सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाले की। आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा इसके अंदर। मैक्सिमम पावर इसकी है, फिर थर्ड ऑप्शन, फिर सेकंड ऑप्शन, फिर फर्स्ट ऑप्शन। ऑयल इन वाटर इज नॉन एज, बेटा ऑयल इन वाटर किसका एग्जाम्पल है? इमल्शन का। ऑयल इन वाटर लिक्विड इन लिक्विड का, दो इमिसिबल लिक्विड है जिनसे मिलकर के क्या बनेगा? इमल्शन बनेगा। एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड, एक मेटल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? नॉन मेटल। तो जिंक मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, दोनों के बीच में आयनिक सॉलिड बनेगा। इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग इफ नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर इज n, ठीक है, सीसीपी की कैटेगरी बोली गई है और आपसे बोला गया कि एक तरह से z इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम n दिए गए, देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, भाई n के बराबर ही तो होंगे, सेम नंबर में होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? डबल होते हैं। इसने कौन से पूछे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो n के रेस्पेक्ट में कितने होंगे बच्चे? n ही हो जाएंगे। Which of the following crystal shows both Frankel as well as Schottky defect? कौन सा एग्जाम्पल होता है बेटा? AZBR। AZBR में Schottky और फ्रेंकल दोनों इफेक्ट देखने को मिलते हैं बेटा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन BCC यूनिट सेल, BCC की बात करें तो कहां कहां पर अवेलेबिलिटी होती है इसमें बेटा? कॉर्नर्स पे होता है, और साथ में बेटा बॉडी के सेंटर पे। तो कॉर्नर से कितना मिलेगा? एक, और बॉडी के सेंटर से भी कितना मिलेगा? एक, तो टोटल कितने आ जाएंगे? दो। ध्यान रखना ऑप्शन फर्स्ट है। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC 74% की पैकिंग एफिशिएंसी रहेगी बेटा। क्या रहना है पैकिंग एफिशिएंसी में? कि वॉल्यूम occupied by all atoms divide by volume of unit cell into 100। अब एक एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? जेड। जेड यहाँ पर कितने हैं एग्जैक्ट में संख्या ही अगर लिख दूं तो 4/3 पाई आर क्यूब। रिलेशन एफसीसी में क्या रहना है बेटा? √2a बराबर 4r। भाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब मिलना है
तो यहां से ए की वैल्यू कितनी होगी 4r/√2 और उसका होल क्यूब इंटू 100। आराम से सोल्व कर सकते हैं आप बेटा। हाँ, एटम की रेडियस दोनों में कैपिटल आर में लिख रहा हूं, 4/3πr³ 4r/√2 होल क्यूब। इसे सोल्व करेंगे 74% एफिशिएंसी आ जाएगी एफसीसी में। एफ सेंटर जनरेटेड, देख इस कौन से एग्जाम्पल में आता है, हीटिंग ऑफ NaCl इन सोडियम वेपर। प्रोसेस क्या होता है समझना, कि मान लीजिए NaCl का एक आयनिक सॉलिड आपके पास अवेलेबल था, ठीक है, और इसे सोडियम की वेपर में गर्म किया गया। जब सोडियम की वेपर में गर्म किया जाएगा तो इनमें से कौन सा आयन इस Na के पास जाएगा, ऑब्वियस सी बात है Na के पास कौन सा आ जाएगा बेटा, Cl- आयन जाएगा, यहां वैकेंसी बनेगी। दोनों के बीच में इंटरेक्शन होने से NaCl बनेगा, जहां पर कुल मिलाकर Na+ पाया जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होके बाहर आ गया। और देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इसके अंदर चला जाएगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, एफ सेंटर, जो विजिबल रीजन से एब्जॉर्प्शन इमिशन करके कलर अवेलेबल करवाता है। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। टू प्रिपेयर पी टाइप सेमीकंडक्टर, बेटा सिलिकॉन और जर्मेनियम में पी टाइप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला केस इसमें मिक्स किया जाता है, जो ग्रुप नंबर किससे रिलेटेड होता है, 13 से। एल्यूमिनियम मेटल क्रिस्टलाइज एज ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी में घनीय निबिड़ संकुलन में व्यवस्थित है, और जिसकी एज लेंथ आपको एक कोष्टिका कोर की लंबाई 354 पिकोमीटर दी गई है, और रेडियस ऑफ मेटल देखिएगा बेटा, सीसीपी बोलो या एफसीसी बोलो बात एक ही है। रिलेशन क्या होता है इसके लिए, √2a = 4r। रेडियस ऑफ मेटल मतलब आपसे आर पूछा गया है और एज लेंथ मतलब ए दी गई है, इसका 1.41 आ जाएगा अप्रोक्सली। 354 ये दिया हुआ है, आर आपको सोल्व करना है, 4 से डिवाइड कर दीजिए बेटा। समझे कि नहीं समझे बेटा, भाई बहुत सिंपल सी कैटेगरी है। यहां से भाई √2a = 4r, तो √2, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 8 32, 3 बचा हुआ है, ठीक है, और 4 8 32, 88 पॉइंट समथिंग आना है। अब अगर बेटा मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो रेंज क्या आ जाएगी इसके अंदर, हाँ 88, एक काम करते हैं 1.4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर दूर है। तो 32 8 8 2, तो ठीक है 123। सबसे पास में ऑप्शन कौन सा आपका, फर्स्ट, ये अप्रोक्स आंसर आना चाहिए, पहला आंसर होगा बेटा इसमें। A cubic unit cell contain atoms X at all of its corners, ठीक है, तो कॉर्नर से कितना शेयरिंग होती है, 1/8 फ्रॉम 1 कॉर्नर, और 8 कॉर्नर से आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। एंड Y एट ऑल ऑफ इट्स फेस सेंटर, फेस सेंटर से कितना हिस्सा मिलता है, आधा, और टोटल फेसेस होती कितनी है, 6, तो 3 किसके मिल गए, Y के। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, XY3, आंसर सेकेंड। इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक की अगर बात करी जाए तो फाइनल रेंज क्या रहती है बेटा इसमें, कि 4 बॉल नीचे और 4 बॉल ऊपर, और उसमें से अगर मैं 2 बॉल आपको विजुअलाइज करके दिखाऊं तो कुछ ऐसी सिचुएशन रहती है कि एज लेंथ ए में 2 एटम की रेडियस इसमें कवर हो जाती है। क्या आ जाएगा बेटा, A = 2r। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंपल क्यूबिक, देखिएगा बेटा,
4 बोल नीचे और 4 बोल ऊपर। ये सिंपल क्यूबिक की व्यवस्था है। अगर देखा जाए एग्जैक्ट सिचुएशन तो होना क्या है कि ये जो बॉल है बेटा एक कोने पर, वो इस पीछे वाली बॉल को टच करता है। अब जैसे पीछे वाली बॉल को टच करेगा वैसे ही आगे वाली बॉल को भी टच करेगा। इस नीचे वाली बॉल को टच करेगा वैसे ऊपर वाली बॉल को टच करेगा। जैसे लेफ्ट वाली बॉल को टच करेगा वैसे राइट वाली बॉल को टच करेगा। एक पीछे, एक आगे, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट और एक राइट, टोटल 6 बॉलों को टच करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? 6। ए मेटल क्रिस्टलाइज इन एफसीसी लैटिस इफ द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, एज लेंथ आपको दी गई है बेटा, डेंसिटी आपको दी गई है और एटॉमिक मास आपसे पूछा गया है, परमाणु द्रव्यमान पूछा गया है। घनत्व की बात कर रहा है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डी बराबर Z इंटू मोलर मास, उसकी जगह ही एटॉमिक मास मिल जाना है, Na और A क्यूब। डेंसिटी घनत्व कितना दिया हुआ है? 10। अगर FCC है तो Z की वैल्यू 4 हो गई। मोलर मास आपको सोल्व करना था, Na कितना होगा? 6 इंटू 10⁻23 और एक क्यूब आपको लेना है। तो इसका जब आप क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब 64 हो गया और 10⁻⁻8 का क्यूब हो गया 10⁻⁻24। कर लीजिए सोल्व। ये कैंसिल होकर के 10⁻⁻1 बचेगा, ऊपर जाकर वो 10⁻+1 मतलब 10 हो जाना है। 10 से यहाँ पर 10 कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल कर लीजिए 16 और 16 इंटू 6 96 हो जाएगा। सीधा सीधा इसको लेफ्ट में इधर ले आओगे आप तो कुल मिलाकर मोलर मास आपको कितना मिला बच्चों? 96 मिल जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 900 ml ऑफ 2 मोलर, ठीक है, ये भी बेस था, ये भी बेस था, दोनों बेस को मिक्स किया गया है तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में OH माइनस आपको मिलना है। क्या होगा? M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। अगर मैं परफेक्टली बोलूं तो ज्यादा बेटर सिचुएशन क्या बनती है? अगर मुझे लिखना हो परफेक्टली तो लिखा जाना चाहिए कि OH माइनस कंसंट्रेशन बराबर N1V1 N2V2 बाय V1 प्लस V2। जब अपन OH माइनस की कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हो। अब इस सवाल में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर दोनों में ही एक एक है। जब वैलेंसी फैक्टर एक है तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होती है? मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो जो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आप सोल्व करेंगे वही इसकी क्या होगी? मोलरिटी होगी बच्चे, पूरे सॉल्यूशन की। ठीक है, तो N1 कितना है यहाँ पर आपके पास में? 2। बोला ना वैलेंसी फैक्टर 1 है। वॉल्यूम ml में कंसीडर कर सकते हैं अपन यहाँ पर, क्योंकि नीचे भी वॉल्यूम आएगा, ml से ml कैंसिल कर देंगे। दूसरा 4, ये 100 वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम कितना हो चुका है बच्चे? 1000। तो ये होगा 1800 और 400, 2200 बाई 1000। तो कितना आ जाना है बेटा? 2.2। यही आपका आंसर होगा, 2.2 m। इफ मोलैलिटी ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन इज 6 मोलल, मोलैलिटी मोललता आपको 6 दी गई है और द्रव्यमान प्रतिशत पूछा गया है। बेटा द्रव्यमान प्रतिशत फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? डिवाइड में वेट ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज में सोल्व कर रहे हो तो इनटू 100। ये दो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। मोलैलिटी आपको दी गई है बेटा, मोलैलिटी क्या होता है कि मोल ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, किस यूनिट में? किलोग्राम यूनिट में। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है। अब ये आपको कितना दिया हुआ है बेटा? 6। तो कंडीशन क्या रहेगी?
कि मैं लिख सकता हूं कि मोल ऑफ सॉल्यूट मेरे पास 6 है और वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम, दैट मीन्स बेटा 1000 ग्राम है। तो सॉल्यूट के मोल से क्या मैं सॉल्यूट का वेट निकाल सकता हूं? मोल को मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलर मास से, 60 है। वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूएंट का वेट आपके पास 1000 ग्राम है बेटा, और सॉल्यूट का वेट कर दीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, 360 है। भाई सॉल्यूशन में तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ऐड किया जाएगा ना, तो ऊपर क्या रह गया बेटा 360, नीचे 1360 इंटू 100। बच्चे कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर के क्या रहा 3600 बाय 136। ठीक है बेटा, कंप्लीट अगर देखा जाए 136 से आप डिवाइड करोगे तो 3 तक तो नहीं आएगा, 390 क्रॉस कर जाएगा बेटा वो तो शुरुआत तो 2 से रहनी है इसके अंदर, 2 से करिए डिवाइड, तो 136 कितना हो जाएगा 272, 272 माइनस करेंगे आप कुल मिलाकर इसके अंदर से। ठीक है, 272 माइनस किया, 360 माइनस 272, तो ये कितना हो गया बेटा 88 आ रहा है, और एक जीरो आपका आगे है। कुल मिलाकर के अगर मैं ऑप्शन देखूं 136 से डिवाइड करना है 880 को, तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन बच के आ रहा है? पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से बन पाएगा इसके अंदर, आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शंस दूर दूर है। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और 20% कंप्लीट होने के लिए आपसे टाइम पूछा गया है, और ध्यान दें रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो सेकंड इनवर्स है। इसका मतलब ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हुई बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी इसमें। तो क्या फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड फॉर्मूला होता है के टी बराबर 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन बाय एट टी टाइम रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये सिचुएशन है आपके पास में बेटा। क्या पूछा है? टाइम पूछा गया है 2.303, के को लेफ्ट में ले आइए, आपको गिवन है रेट कांस्टेंट कितना 4.606 इंटू 10⁻⁻4 लॉग इनिशियल, अगर मैं 100 मान लूं, और ये कहा गया है कि 20% कंप्लीट हुआ तो बचा कितना 80, ये 2 ऊपर जाकर 10 की पावर 4, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया बेटा 5000। ये कैंसिल हुआ, 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 2 नहीं 2 से कैंसिल कर दिए, 2 4 और ये 5, log 5/4, तो t बराबर क्या रहा 5000 इंटू log 5 माइनस log 4। अब बच्चों log 5 अप्रोक्सली कितना होता है 0.70 के अप्रोक्स 0.6990 है। ठीक है, और ये अप्रोक्स 0.60, तो 0.1 बचेगा, 0.1 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितने सेकंड आ गए 500 सेकंड आपका इसमें आंसर हो जाना है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, अभी लास्ट क्वेश्चन भी यही था बेटा, क्या यूनिट रहती है सेकंड इनवर्स। भाई कैसे निकालते हैं आप? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। जब फर्स्ट ऑर्डर होगा तो एन की वैल्यू 1 पुटअप करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा सेकेंड इनवर्स। 3.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 250 ml एक्वा सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब पूछा है, फॉर्मूला क्या रहना है बेटा आयोटा इंटू CRT। अब क्योंकि आपको सॉल्यूशन ग्लूकोज का दिया हुआ है और ग्लूकोज का आयोटा जो है वॉन्ट ऑफ फैक्टर वो 1 होता है, तो पाई बराबर डायरेक्ट CRT रह जाना इसके अंदर, क्योंकि आयोटा की वैल्यू कितनी है 1। सी कंसंट्रेशन बेटा क्या रहेगा मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इंटू RT।
मोल कैसे निकालेंगे? ग्लूकोज का वेट 3.6 ग्राम, मोलर मास कितना है बेटा 180, वॉल्यूम आपको लीटर में लेना होगा तो 250 बाई 1000 क्रॉस में चला जाएगा ऊपर। आर की वैल्यू 0.082 लीटर एटीएम। टेम्परेचर आप केल्विन में पुटअप करेंगे 273 ऐड करके तो 300 केल्विन ये रह जाना है। कर लीजिए सोल्व। ये 4, एक काम करते हैं बेटा, एक जीरो हटाया 3.6, एक और जीरो हटाया तो 360 हो जाएगा, सीधे 2 से कैंसिल हो पा रहा है तो क्या क्या रहा 428.082 और 3 बच्चे 824 इंटू 0.082 कर लीजिए मल्टीप्लाई बेटा। अप्रोक्सली क्या सिचुएशन आ रही है इसमें, अगर मैं एक डेसिमल यहाँ शिफ्ट करूं तो 2.4 आएगा। अब 2.4 है और 0.8 है, 2.4 और 0.8 तो 2.4 से थोड़ा कम आ जाना है भाई, ये एक से कम से मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिल पाएगा आपको, तीसरा ऑप्शन इसमें आ जाएगा सीधे सीधे। ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एनिलीन कैन बी सेपरेटेड बाय, बेटा सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि स्टीम डिस्टिलेशन से आप इसे सेपरेट कर सकते हो। 3 एग्जाम्पल ध्यान रखने होंगे, ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनोल, एनिलीन और वाटर का मिक्सचर, और साथ में फ्रेग्रेंस फ्रॉम फ्लावर्स। ये तीनों ही प्रोसेस में बेटा जो सेपरेशन होता है वो स्टीम डिस्टिलेशन से किया जाता है। 0.1 molar aqueous solution of A2B3 is 30% dissociated than want of factor। बेटा want of factor dissociation के लिए क्या होगा 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। अब एल्फा आपको 30% दिया हुआ है, इसका मतलब क्या रहा 0.3 बाई 30 बाई 100, और आयंस कितने डिसोशिएट होंगे A2B3 जब टूटेगा तो 5 आयन देगा, और एल्फा कितना है बेटा 0.3, तो ये हो गया 0.7 प्लस 1.5, आंसर क्या हो जाएगा 2.2। 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ विच कंपाउंड विल हैव मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, आयोटा इंटू कंसंट्रेशन सोल्व करोगे। अब अगर आयोटा इंटू कंसंट्रेशन ज्यादा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा तो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। अब क्योंकि वेपर प्रेशर में लॉवरिंग होती है तो फाइनल वेपर प्रेशर आपको कम मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है तो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट आपको ज्यादा मिलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको कम मिलेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर तो है ही एब्सोल्यूट वैल्यू। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा कि अगर आयोटा इंटू कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर आपको सवाल में मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछा तो उसका आयोटा इंटू कंसंट्रेशन मिनिमम होनी चाहिए। फॉर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कि आयोटा इंटू कंसंट्रेशन जो है वो क्या होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन चारों की सेम है। अब आयोटा 100% डिसोसिएशन कंसिडर करते हुए देखें तो इसका कितना रहेगा 3, क्योंकि ये 3 आयन देगा, KCl का 2 रहेगा, ये सॉल्ट 2 आयन देगा, और ग्लूकोज तो है ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका आयोटा 1 ही रहना है बेटा, तो मिनिमम आयोटा यहाँ पर किसका है ग्लूकोज का, यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 gram of urea is dissolved in 250 gram of water, then the boiling point of the solution will be। फाइनल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला करके, तो सबसे पहले आप क्या सोल्व करेंगे डेल्टा टीबी आयोटा इंटू मोलेलिटी इंटू केबी अप्लाई करके। बच्चे आयोटा कितना होगा, यूरिया का आयोटा तो होता ही कितना है 1, मोलेलिटी क्या वेट ऑफ सॉल्यूट
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा, ग्राम में 250 दिया हुआ है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, ये आपकी मोलैलिटी हो गई। और के बी कितना है 0.52 4, तो ये रहा 0.4 इंटू 0.52, अप्रोक्स देखा जाए तो 5 4 20, 0.2 के आसपास आना है बेटा। तो कंडीशन क्या रहेगी, आपसे फाइनली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछा, आपसे फाइनल बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बराबर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी। तो सॉल्वेंट का, पानी का होता कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, प्लस डेल्टा टीबी कितना है बेटा आपके पास में 0.2 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 100.2 डिग्री सेल्सियस। देखिए बेटा, विच इज करेक्ट प्लॉट ऑफ एल एन के वर्सेज 1/T फॉर आर्हेनियस इक्वेशन। एल एन की टर्म में है तो क्या रहेगा एल एन के एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। अगर प्लॉट अपन देखें तो एल एन के और 1/T के बीच में प्लॉटेड है बेटा। यहां पर जो एक्स एक्सिस पे है ये वाई एक्सिस पे है, जो एक्स पे है सबसे पहले उसे जीरो पुटअप करेंगे, इससे जब मैं जीरो पुटअप करूंगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, क्या बचेगा इंटरसेप्ट एल एन ए। अब इंटरसेप्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहां नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा बेटा। जैसे जैसे 1/T की वैल्यू बढ़ेगी एल एन के की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी, क्योंकि माइनस का साइन है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें आपका बेटा सेकंड। फॉर एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आपको दिया हुआ है, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी दी गई है और बैकवर्ड की पूछी है, अग्र की दी गई है, पश्चिम की पूछी है, क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा एच बराबर ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। ये आपको -75 गिवन है, ई ए फॉरवर्ड आपको 50 दिया हुआ है बेटा, और ई ए बैकवर्ड आपसे पूछा गया है। तो ई ए बैकवर्ड को लेफ्ट में ले आइए, प्लस का हो जाएगा, और इसको राइट में ले जाइए बेटा, ये माइनस से ये भी प्लस का हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 125। Consider the following statements. A small amount of catalyst can catalyze a large amount of reactant. एकदम सही बात है। हेट्रोजीनस कैटालाइसिस की थ्योरी ये साबित करती है कि कैटलिस्ट का छोटा सा अमाउंट बहुत सारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। A catalyst does not alter change in gives energy of a reaction. ये भी एकदम सही है। डेल्टा जी को चेंज नहीं करता कैटलिस्ट, दैट मीन्स वो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करता। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी पहले से पॉजिटिव है तो कैटलिस्ट जो है ना बेटा वो डेल्टा जी को चेंज नहीं करेगा, एकदम सही बात है। एक कैटलिस्ट कैटलाइज बोथ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, ये गलत है बेटा। कैटलिस्ट स्पॉन्टेनियस को तो कैटलाइज करता है लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस को कैटलाइज नहीं करेगा। कैटलिस्ट सिर्फ उस रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है जिसका डेल्टा जी पहले से नेगेटिव हो, जो रिएक्शन थर्मली पॉसिबल हो, नॉन स्पॉन्टेनियस को कैटलाइज नहीं करेगा। तो आंसर कौन सा होगा बेटा इसमें फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो ही करेक्ट स्टेटमेंट है। If the mass ratio of methanol and water in a solution is 4:9, then the mole fraction of methanol क्या हो जाएगा बेटा, मोल ऑफ मिथेनॉल डिवाइड बाय टोटल मोल, और टोटल मोल में किस किस के मोल आएंगे मिथेनॉल के, और दूसरा कौन सा है वाटर H2O के। मास रेशो ही फॉलो कर लूं तो मिथेनॉल का मास रेशो में 4 है, और मिथेनॉल का मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 16, कितना हुआ 32, ये 4/32, और वाटर का रेशो में कितना है 9, मोलर मास कितना है 18, ये ऊपर 1/8 हुआ, नीचे ये भी 1/8 हुआ, 1/8 मतलब 0.125, ये वाला भी 0.125, और ये आ गया 0.5,
तो बेटा 0.125 और ये टोटल हो गया 0.625, 1/5 आ गया ना, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.2। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 30 मिनट, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा के बराबर क्या होगा 0.693 बाय टी हाफ, 0.693 और टी हाफ आपको दिया हुआ है 30 मिनट, और आंसर मिनट इनवर्स में ही, मतलब यूनिट आपको कन्वर्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है। इस जीरो को हटाओगे 10 की पावर -1, इस डेसिमल को आगे ले जाइए तो 10 की पावर -2, अब सीधा सीधा 3 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, 2.31 इंटू 10⁻², आंसर होगा थर्ड। रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन भी दी गई है, और रेट कांस्टेंट की यूनिट साफ साफ कह रही है कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की। फॉर्मूला लगा दीजिए, R बराबर के ए, R कितना है 7.5 इंटू 10⁻³ के कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ और आपसे एक ही कंसंट्रेशन पूछी गई है, ये कैंसिल, सीधा सीधा आंसर कितना आ रहा है बेटा 3, आंसर सेकंड हो जाएगा। देखिए बेटा, when the temperature of reaction is increased from 27 degrees Celsius to 37 degrees Celsius, the rate of reaction is doubled. रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, और एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है, आर्रहनियस इक्वेशन अप्लाई होगी, log K2/K1 EA/2.303R T2 माइनस T1 T1 T2, जहां पर बेटा T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुई है सिर्फ टेम्परेचर बदलने पर, इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी डबल हुआ होगा। भाई सिंपल सी बात है, रेट में आना क्या है के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर बदल रहे हो, तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये तो सेम रहा ना, फिर भी रेट डबल हो रही है, मतलब रेट कांस्टेंट भी क्या हुआ होगा, डबल हुआ होगा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं बच्चा, log 2। एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर आपको ln की टर्म्स में दिया हुआ है, अगर ln की टर्म्स में इस फॉर्मूला को कंसिडर किया जाए तो बच्चों यहां पर 2.303 नहीं आएगा, ध्यान देना इस बात पे। अगर ln के टर्म्स में चल रहे हैं तो यहां पर 2.03 साथ में नहीं आएगा। हाँ, ये आपसे पूछा है, R T2 माइनस T1 फाइनल माइनस इनिशियल 10 का डिफरेंस है बेटा। ये टेम्परेचर केल्विन में पुटअप करोगे तो एक हो गया 300 केल्विन और दूसरा कितना हो गया 310 केल्विन। तो EA एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाइएगा, क्या हो जाएगा बेटा ln2 इंटू R, एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 300 इंटू 31, तो 390 300 हुआ, R हुआ, ln2 हुआ, आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रेट, अगर मैं पूरी रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं इसकी, रिएक्टेंट के लिए विद नेगेटिव साइन -1/3 dA/dt बराबर -1/2 dB/dt, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन आएगा जो ये रिप्रेजेंट करता है कि समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। C के लिए dC/dt और D के लिए यहां आगे लिख रहा हूं मैं 1/3 dD/dt, और बच्चे E के रेस्पेक्ट में 1/4 dE/dt। पहला ऑप्शन गलत हुआ, 1/3 होना था, दूसरा भी गलत हुआ क्योंकि नेगेटिव साइन चाहिए था। अगर अपन तीसरा ऑप्शन की बात करें 1/4 dE/dt, ये एकदम सही है बेटा, ठीक है।
इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमोंग द फॉलोइंग इज, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा देखो, फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ डिपेंड नहीं करता, लेकिन जीरो ऑर्डर में टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जीरो ऑर्डर के लिए। ये बात एकदम सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ये भी एकदम सही है, इसमें पानी एक्सेस में रहता है। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है बच्चे, एक्सपेरिमेंटली सोल्व होता है ऑर्डर। मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन में भी फ्रैक्शनल, ये गलत है, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती, हमेशा होल नंबर रहती है। देखिए बेटा, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन the time required for the completion of 40% of the reaction if the half life period of the reaction, ठीक है, अर्धायुकाल आपको बेटा 20 मिनट दिया हुआ है और बोला है कि 40% पूरा होने में कितना समय लगेगा। जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या है, ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इनिशियल बेटा मान लीजिए अगर मैं 100 लेके चलता तो हाफ लाइफ पूरा होने के बाद बचता कितना, 50 के, और बेटा हाफ लाइफ आपको दी गई है 20 मिनट। इसी की दूसरी इक्वेशन बना रहा हूं बेटा, अगर 40% पूरा होता तो बचता कितना बेटा, 60%, के की वैल्यू सेम रहेगी, और ये समय आपसे पूछा गया है। दोनों का डायरेक्ट रेशो काम में लेंगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचा बेटा, 50, 40, 20 बाय टी, तो यहां से बच्चे टी लेफ्ट में ले आइए, ऊपर क्रॉस में क्या रहेगा 20, ऊपर 40 और नीचे क्या आ जाएगा 50। हाँ, 5 जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए बेटा, 5 8 40 और 2 8 टू 16, कितने मिनट आ जाएगा, 16 मिनट बेटा। तो ये था आज का केमिस्ट्री का डिस्कशन, उम्मीद आपको समझ आया होगा। थैंक यू।